हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई के महारिविजन वन शॉट सेशन में। तो चलो आज हम लोग बहुत अच्छे से एकदम आराम से बेसिक से पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग चैप्टर को बिना किसी समय गवाए। देखिए बेसिकली ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो एटम्स और दूसरा न्यूक्लियाई। एक पार्ट में फर्स्ट हाफ पार्ट में हम लोग एटम की बात करेंगे, एटम की बात मतलब इलेक्ट्रॉन शेल्स उन सब चीजों की बात करेंगे। एंड देन अगले वाले पार्ट में हम लोग न्यूक्लियस की चीजों की बात करेंगे, जो कि आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह में सुना है कि हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। तो वो क्यों अनस्टेबल होते हैं ये भी हम लोग आज देखेंगे, रीजन के साथ देखेंगे और कैसे उनका रेडियो एक्टिविटी होता है, डीके कैसे होता है वो भी देखेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें तो दो साइंटिस्ट थे, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। ये तो बेसिक आप लोगों को भी पता है। देन डाल्टन्स थ्योरी आई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 19th सेंचुरी में आई। उसने क्या क्या कहा, मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स, मतलब मैटर ऐसे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है जो कि डिस्ट्रक्ट मतलब खत्म नहीं होते हैं कभी भी। देन एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं और वो सभी के सभी एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, ये उसने कहा था। देन एटम्स कैन कंबाइन विद अदर एटम्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, मतलब एटम दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होकर नया सब्सटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देन दैट एटम्स वेयर इनडिस्ट्रक्टिबल वाज शोन टू बी रॉन्ग। जे थॉमसन ने वो जो बताया था कि वो इनडिस्ट्रक्टिबल होते वो रॉन्ग प्रूफ कर दिया, और डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी उन्हीं ने किए थे, जो कि थे जे थॉमसन। चलिए देन ही प्रोसीडेड विद अ गिवन एटॉमिक मॉडल व्हिच हैज सम डिफिशियंसीज। इसके मॉडल में भी मतलब पहले क्या था, पहले आए थे ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस, उनके मॉडल में कुछ डिफिशियंसीज थे, तो फिर डाल्टन्स मॉडल आया, फिर डाल्टन्स के बाद जे थॉमसन्स आए। जे थॉमसन्स के मॉडल में भी कुछ डिफिकल्टीज थे, तो वो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड एंड नील बोहर इनके भी मॉडल आए आगे, उन्होंने ओवरकम किए। देखो कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं था, हर मॉडल में कुछ ना कुछ डिफिशियंसीज थे, तो वो आगे ओवरकम होते गए। तो चलो अभी हम लोग थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल देखेंगे। देखो यार, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल मतलब कुछ नहीं है। थॉमसन ने क्या कहा था पता है क्या, तरबूज होता है, तरबूज वाटरमेलन, बस उसी के साथ कंपेयर किया था इसने, वाटरमेलन के साथ, जिसे उसने कहा था प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल में क्या कहा था उन्होंने, प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो एक प्लम पुडिंग मतलब वाटरमेलन के जैसे होता है। वाटरमेलन में क्या क्या होता है, अंदर रेड कलर का एक होता है चीज और एक ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं उसमें। तो उसने कहा था कि जो रेड कलर है वाटरमेलन में वो मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है जो कि हर जगह बिखरा हुआ है। और दूसरी चीज जो ब्लैक सीड्स थे, तो उसने उसको इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपेयर किया था। उन्होंने कहा था कि वो ब्लैक सीड्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, दिस मॉडल रेफर्ड टू एज प्लम पुडिंग मॉडल। देन टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। इन्होंने कहा था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज एक एटम में इक्वल होता है, ओके, इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एज द होल सॉलिड स्फीयर इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज, the positive charge cannot come out, only negatively charged electrons which are small can be emitted। मतलब पॉजिटिव चार्ज पर भी मतलब प्रोटॉन्स, जिसे हम लोग आगे जाकर कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज होता था, देन इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो सकते थे बट पॉजिटिव चार्ज इमिट नहीं हो सकता था, ठीक है। देन आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला, ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट चीज था, रुदरफोर्ड्स मॉडल जिसे हम लोग कहते थे। प्लम पुडिंग में ज्यादा कुछ नहीं है समझने जैसा, बस उतना ही है। देन गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। गीगर मार्सडेन कौन थे, रुदरफोर्ड्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, उनके दो स्टूडेंट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया था और उसे नाम दे दिया गया था रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इन्होंने क्या किया था पता है क्या, एक सोर्स लिया था, एक सोर्स लिया था जिसमें से क्या हो रहा था पता है, अल्फा पार्टिकल्स एम्बेड किया जा रहे थे। अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम 2+,
He2+ लिखते हो आप लोग। ये पार्टिकल्स किसके ऊपर बम्बार्ड किए जा रहे थे, यहाँ पर एक ऐसा गोल्ड फॉइल रखा हुआ था और उसके बाजू में ZNS स्क्रीन था। क्यों ZNS स्क्रीन था वो भी आपको रीजन बताऊंगा, जस्ट एक सेकेंड बस मुझे डायग्राम ड्रॉ कर लेने दीजिए ताकि आपको फील आएगा इसका। अच्छा, ये जो स्क्रीन था ये ZNS स्क्रीन था, ये गोल्ड फॉइल था। ओके चलो, तो इन्होंने क्या किया था, ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किए थे। बम्बार्ड करने के बाद क्या पता चला था, अल्फा पार्टिकल्स मतलब क्या, He2+, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ। तो वो पॉजिटिव चार्ज जब इसके बीच में आएगा, इसके कांटेक्ट में आएगा, तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस होंगे कुछ, तो वो न्यूक्लियस से टकराएगा, क्या डेविएट होगा या नहीं होगा। तो बाद में ऐसा पता चला कि जब वो अल्फा पार्टिकल्स He2+ पार्टिकल्स इस पर टकरा रहे, कोलाइड कर रहे, तो ऑलमोस्ट 99.86% पार्टिकल्स 99.86% पार्टिकल्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रहे थे। ऑलमोस्ट स्ट्रेट मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, मतलब ये क्या हुआ, ये ऐसे डेविएट हो रहे, मतलब जो डेविएट नहीं हुए ग्रेटर दैन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम ही डेविएशन था उनका, तो वो थे 99.86% पार्टिकल्स। और बचे हुए 0.14 पार्टिकल्स थे, 0.14% पार्टिकल्स वो डेविएट हो रहे थे एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्री से। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 in 8000, मतलब 8000 अल्फा पार्टिकल्स अगर आ रहे थे तो उसमें से एक ही पार्टिकल ग्रेटर दैन 90 डिग्री से डेविएट हो रहा था। चलो, a narrow beam of alpha particle from a radioactive source was incident on a gold foil. The scattered alpha particles were detected by the detector fixed on rotating stand. इस स्टैंड पर एक डिटेक्टर फिक्स किया गया था, और ये जो था ये ZNS का ही क्यों बना था। ZNS मतलब क्या, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या होता है, सिंटिलेशन इफेक्ट दिखाता है। सिंटिलेशन इफेक्ट मतलब अगर वहां पर कोई पार्टिकल आकर गिरे उसके ऊपर तो वो कलर वॉश आउट इफेक्ट दिखाता था, मतलब उस जहां पर वो अल्फा पार्टिकल आके टकराया उसका कलर उड़ जाएगा और बाकी चीज ग्लो करेगा। इसे ही हम लोग कहते हैं कलर वॉश आउट इफेक्ट, उसे सिंटिलेशन इफेक्ट कहा जाता है, इसीलिए ZNS यूज किया गया था। Then the detector used has a zinc sulfide screen and a microscope. The alpha particle produced scintillations on the screen which could be observed through microscope. जो भी scintillations प्रोड्यूस किए गए थे वो माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग ऑब्जर्व कर सकते थे। दिस एंटायर सेटअप इज एनक्लोज्ड इन एन इवैक्यूएटेड चेंबर। इवैक्यूएटेड चेंबर में इसलिए था क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं होते, तो वो कोई रिएक्शन ना हो अल्फा पार्टिकल्स की, बस यही उसके पीछे का मकसद था। देन दे ऑब्जर्व्ड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एज अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल। उन्होंने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एज अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल निकाला था। मान लो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएट हो रहे, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था साइन के पावर 4 θ/2 को। साइन के पावर 4 θ/2 मतलब क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज़ टू पावर 4 θ/2। थीटा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। चलो, नाउ द स्कैटरिंग एंगल इज डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब मैं अगर ऐसे जा रहा हूं और तुरंत में डेविएट हो गया तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ डेविएशन इनिशियल के साथ। दे ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड, ओनली फ्यू, मैंने बताया कितना, स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री। देन फ्यू वेर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, डिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 90 डिग्री। ये जो मैं बता रहा था 1 in 8000, 90 डिग्री से ज़्यादा। सम पार्टिकल्स इवन बाउंस बैक विथ 180 डिग्री। कुछ पार्टिकल्स बाउंस बैक भी हुए थे 180 डिग्री से। ठीक है, तो ये हुआ रुदरफोर्ड्स का मॉडल। इसने क्या क्या मतलब एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं आपको कि एक्सप्लेन रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो कैसे लिखना है आप देखिए, लिखना कैसे हमने पूरा पढ़ चुके। उसने कंक्लूजन क्या क्या थे वो हमें देखना है अभी यहाँ पर। क्यों पार्टिकल्स डेविएट हो रहे थे, अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कॉन्टैक्ट में आए तब ही वो डेविएट हो रहे थे, नहीं तो वो डेविएट नहीं हो रहे थे। मतलब इसका कंक्लूजन ये निकला था कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, उनका मास ज़्यादा होता है और बाहर से इलेक्ट्रॉन्स थे तो उन्होंने अट्रैक्ट करना चाहिए था हीलियम पार्टिकल्स को। गोल्ड फॉइल में तो थे ना एटम्स, लेकिन वैसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास कम था, इसलिए वो डिफ्लेक्ट नहीं करा पा रहे थे पॉजिटिव चार्ज को। तो देखो, the positively charged particles and most of the mass of atom was concentrated in an extremely small volume। थोड़ी ही देर बाद मैं उसे न्यूक्लियस के नाम से पहचानूंगा। He called the region of the atom as a nucleus, बताया। The Rutherford model proposed that negatively charged electrons surround the nucleus of an atom। वो न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं। Then he also claimed that electrons surrounding the nucleus revolve around it very high speed in circular path। मतलब जो
अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं ना, तो वो बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व होते हैं। देन ही नेम्ड दिस सर्कुलर पाथ्स एज अ ऑर्बिट्स, उसे इसने ऑर्बिट्स कह दिया था। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस बीइंग डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड क्यों को बोल रहा है पता है, थोड़ी देर बाद आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में ना बहुत भर भर के पॉजिटिव चार्ज भर दिया जाता है, जगह नहीं होती है, फिर भी दबा दबा के, मतलब 4 अगर लोगों की सीट है उसमें 6 लोग बिठाए जाते हैं, 7 लोग बिठाए जाते हैं, कैसे, बस वैसे ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर डाला गया था, मतलब वो होता है, ठीक है, समझने के लिए बस आप बता रहा हूँ वैसे। हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए थे। चलो ये था रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देन डिफिकल्टीज क्या क्या थी, डिफिकल्टीज इसने सबसे पहले तो ये फेल हो गया एक्सप्लेन करने में कि स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ, मतलब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ्स में ऑर्बिट्स में मूव होते, तो ये कैसे होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा तभी तो वो कंटिन्यूअसली घूम रहा होगा, तो ये नहीं बता पाया था वो। दे एज पर रुदरफोर्ड्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, बट द पार्टिकल्स दैट आर इन मोशन ऑन सर्कुलर पाथ वुड अंडरगो एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन कॉजेस एनर्जी ऑफ द एनर्जी बाय द चार्ज पार्टिकल्स। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होता है कोई भी पार्टिकल, तो वो एनर्जी इमिट करता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा था उसने, बस कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। ओके ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी, उनका कहना था रुदरफोर्ड जी का कि इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी, मतलब घूमते 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 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होना चाहिए और वो गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, ऐसा नहीं होता था। एंड दिस पॉइंट्स टू इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, मतलब ये अगर होता तो एटम अनस्टेबल हो जाता ना, फिर न्यूक्लियस रिवॉल्व ही नहीं होता, तो ऐसे नहीं हो रहा था, ये एक ड्रॉबैक था, ठीक है। देन बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एटम्स आर स्टेबल, हेंस रुदरफोर्ड फेल्ड टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑन अकाउंट ऑफ दिस, इसके वजह से वो एक्सप्लेनेशन देना फेल हो गया। चलो देन अभी आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब क्या होता है, देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब आपको एकदम इजी आसान सी भाषा में बताता हूँ, एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब हो क्या रहा था बेसिकली। मान लो कि आपके पास क्या था, एक रेडिएशन था, ठीक है, हाँ रेडिएशन था मेरे पास, अगर वो रेडिएशन में पास करवाऊं हाइड्रोजन गैस से, हाँ अभी 3 अलग अलग चीजें रहेंगी। इसको अगर रेडिएशन को डायरेक्टली मैं प्रिज्म से पास करवाऊं, ये फर्स्ट वाला केस रहेगा, ये आपको बुक में इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। ये प्रिज्म से पास करवाओ तो आपको यहां से विबग्योर मिलेगा, विबग्योर मतलब जो रेनबो होता है वो मिलेगा, और इसमें कोई भी कलर जा नहीं रहा है, डिसअपियर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। आप क्या करना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम करके गूगल पर सर्च करना, बहुत सारे फोटोज आएंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट केस था। अभी सेकेंड केस में मैं हाइड्रोजन गैस से पास करवा रहा हूँ, इसको हाइड्रोजन गैस से पास करवाया और तुरंत मैंने इसको प्रिज्म से पास करवाया, तो क्या होगा, मुझे यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो मिलेगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट के, जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ आपको, वो यहाँ से गायब हो जाएंगे। गायब हो जाएंगे मतलब वहां पे अंधेरा आ जाएगा और बाकी सब दिखेगा आपको। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ जो होता है लाइट का, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देन ये सेकेंड केस था मेरा। थर्ड केस में क्या होता है पता है क्या, वही रेडिएशन को हाइड्रोजन गैस से पास करवाया, बट आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम टी तक उसको उसी में रहने दिया और फिर मैंने उसको प्रिज्म से पास करवाया। तो अभी क्या होगा पता है, अभी आपको वापस से यहाँ पर जो कलर गायब हुआ था वो कलर इधर दिखेगा और बाकी सब गायब हो जाएगा। मतलब
ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है ना, वही का वही सेम वेवलेंथ आपको इमिट करेगा, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम। इसे ही आप लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा के नाम से भी जानते हो। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि क्यों होता है क्यों नहीं, पर्टिकुलर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बुक के अलावा जाकर बता रहा हूं बस आपको समझने के लिए, फील आएगा आपको इस चीज का, ठीक है। तो क्या होता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर दिया गया था वही इमिट करेगा आगे जाकर, और बाकी सब नहीं दिखेगा, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसी इस वजह से हम लोग उसे इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलो देन ड्रॉ, क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके पहले, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, व्हेन रेडिएशन इज पास थ्रू अ प्रिज्म वी गेट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डायरेक्ट प्रिज्म से पास करवाया था। However, the case is different when heat hydrogen gas inside a glass tube to high temperatures. हाई टेम्परेचर पर हीट किया और फिर पास करवाया तो अलग होता है। इमिटेड रेडिएशन हैज ओनली फ्यू सिलेक्टेड वेवलेंथ, मैं बोल रहा था ना इमिशन स्पेक्ट्रम जो नीचे निकाला था वो पहले बता रहा है, यहाँ पे डायग्राम भी है। तो उसमें क्या हो रहा था, वो इमिटेड रेडिएशन हैज फ्यू सिलेक्टेड वेवलेंथ, कुछ फ्यू सिलेक्टेड वेवलेंथ थे, सब नहीं थे। Which when passed through prism we get is called as the spectrum as shown in the visible range. It shows that hydrogen emits radiation of wavelength. हाइड्रोजन यही रेडिएशन, यही वेवलेंथ के रेडिएशन इमिट करता था, वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड डज नॉट इमिट एनी रेडिएशन विथ वेवलेंथ इन बिटवीन दिस, इसके बीच में कुछ वेवलेंथ हो तो उसे नहीं करता था, ठीक है। देन द लाइन सीन इन द स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड इमिशन लाइन्स, वो जो लाइन्स थे जो गायब हो रहे थे, इमिट हो रहे थे, गायब हो रहे थे, इमिट हो रहे थे, उसे हम लोग कहते हैं इमिशन लाइन्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ये ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम शोइंग ट्रांजिशंस, ठीक से ध्यान देना, एकदम आराम से सुनिएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। पहले ना सबसे तो आप सीरीज के नाम याद रखिए, कुछ सीरीज होते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम है, लीमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये यहां पर बता रहा हूं, इस चैप्टर में आगे भी आएगा। लीमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड, कितने हो गए भाई, लीमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड, एंड इतने ही ये सिलेबस में, और एक होता है हम फेरी, हम फेरी। चलो अब ये क्या है सर, ये साइंटिस्ट बता क्या रहे थे, देखो यहाँ पर आपको एरोज वगैरह दिख रहे हैं, इस पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाता हूँ मैं डायग्राम, देखो ऐसे एक स्टेट्स होते हैं एटम में, जिसे हम लोग यहाँ पर इसे कहते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ग्राउंड स्टेट। देन ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन ये होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, देन ये होता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये होता है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ये होता है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करे तो उसे हम लोग कहेंगे एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल अभी वर्ड यूज करना सही नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं कितनी एनर्जी है किसकी, वो मैं डेरिवेशन करूंगा तब पता चलेगा। और हायर एनर्जी लेवल से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो उसे मैं कहूंगा डी एक्साइटेशन। क्या कहूंगा उसे? डी एक्साइटेशन कहूंगा। चलो, एन के वैल्यूज होते हैं हर एक स्टेट के, इसका 1 होता है, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5 एंड n इक्वल्स टू 6। अच्छा, इसका और वो सीरीज का क्या लेना देना है सर? वो सीरीज ही है, सीक्वेंस है, लीमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड हम फेरी। इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन आकर डी एक्साइटेशन करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन आकर डी एक्साइटेशन करेगा उस स्टेट के हिसाब से नाम दे दिया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 में आएगा मतलब ग्राउंड स्टेट में आएगा, कहीं से भी आ सकता है। कहाँ से? कहीं से भी आ सकता है, मतलब वो 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, n इक्वल्स टू 5 से भी आ सकता है, n इक्वल्स टू 6 से भी आ सकता है। इस सीरीज को मैं कहूँगा लीमन सीरीज। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आया तो फिर सीरीज का नाम लीमन सीरीज। ओके, देन ऐसे ही सेम n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5 एंड n इक्वल्स टू 6। हम फिर आपको शायद बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखिए नाम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट एक्साइटेड में आ रहा है तो ये जब भी आएगा खुद के स्टेट से तो खुद में आके नहीं गिरेगा ना यार, ऊपर से कहीं से आएगा, हायर ऑर्बिट से, तो वो यहाँ से आ सकता है,
वो 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, n इक्वल्स टू, और n इक्वल्स टू 6 से भी आ सकता है। ये हुई आपकी बाल्मर सीरीज, लीमन, बाल्मर, और अभी आगे भी ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। बहुत इजी चीज़ है ये, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है सर। n मतलब क्या होता है, कहाँ पर वो आके डी एक्साइट हो रहा है। ठीक से सुनना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। और m मतलब कहाँ से आ रहा है वो। सबसे पहले तो ध्यान दो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसमें। n मतलब क्या, किस ऑर्बिट में या किस शेल में आकर डी एक्साइट हो रहा है, वो n होता है। और m मतलब क्या, कहाँ से छलांग मार के आ रहा है, जंप कहाँ से करके आ रहा है वो। तो यहाँ पे 1 में आ रहा है तो ये 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से, कहीं से भी आ सकता है। देन m इधर 2 था तो ये 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से, 6 से, इसे कहीं से भी आ सकता है। देन नेक्स्ट ये 3 था तो ये 4, 5, 6, 7 कहीं से भी आ सकता है। देन 4 मतलब 5, 6, 7, 8 कहीं से भी आ सकता है। देन यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 कहीं से भी आ सकता है। देन यहाँ पर 7, 8, 9, 10, m मतलब कहाँ से जंप करके आएगा, और n मतलब कहाँ आ रहा है, वो जंप करके गिर कहाँ रहा है, ये उसको बताना था n और m के अकॉर्डिंग। तो चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ये था आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ये डायग्राम याद रखिए, नाम याद रखिए, n और m के वैल्यूज याद रखिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट डाउन नेसेसरी इक्वेशंस। बोहर्स के पोस्टुलेट थे, ठीक है, तो वो पोस्टुलेट आपको बताना है। पोस्टुलेट्स क्या क्या थे बोहर्स के, तो देखिए सबसे पहला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। यस, ये तो पता है हमें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, क्लियर। देन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली टेक सर्टन फिक्स्ड वैल्यूज। जो भी रेडियस ऑफ ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, वो फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं, सच एज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में पढ़ा है आप लोगों ने। इसका मतलब आपको अगर बताओ, एंगुलर मोमेंटम n जो होता है वो उसने कहा था कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब nh/2π, ऐसे होता है वो, इंटीग्रल मल्टीपल nh/2π, क्लियर। और n मतलब होता है mvr, ये आपने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है, mvr इक्वल्स टू nh/2π, ये भी करेक्ट है। चलो देन, एंड ये हम लोग देखेंगे, प्रूफ भी करेंगे थोड़ी देर बाद। एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में क्या करेगा, जंप कर देगा। इन डूइंग सो इट इमिट्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ टू ऑर्बिट्स। मतलब क्या है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन जब भी यहाँ से कूदेगा इधर, मान लो 4th से लेके 2nd में कूद रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तो वो कुछ फोटोन इमिट करेगा। फोटोन मतलब क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स। वो क्या होता है, ये आपने डुअल नेचर में देखा है। तो वो फोटॉन्स कितने होंगे, उनकी एनर्जी कितनी होगी, उनकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो ये जो एनर्जी लेवल थे ना, इनकी डिफरेंस जितना भी आएगा वही उतना ही उसका वेवलेंथ होगा, ये उसका कहना था। चलो, बहुत ईजी वर्ड्स में बता रहा हूँ आपको। अभी ये कुछ डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस वाला पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो याद रखना होगा आप लोगों को। चलो, अभी क्या है ना, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक होता है जो कि दो चार्जेस के बीच में रहता है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या रहता है पता है क्या, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा, 100% होगा, उसके सिवाय सर्कुलर मोशन नहीं होगा। अच्छा सर, तो देखो, जो भी अभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, उनको क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो कौन देगा, वो किसी ने तो देना चाहिए ना फोर्स, वो तभी वो घूम पाएगा। तो कौन देगा, वो अराउंड न्यूक्लियस घूमता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ गया। इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा वहाँ पर। यस, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा।
तो हमें क्या क्या पता है, हमें ये MVR इज इक्वल्स टू NH/2π पता है। ये कहाँ से पता चला है, ये हमें पता चला है बोहर्स के पॉस्टुलेट से, जो हमने अभी देखा था बोहर्स का पॉस्टुलेट। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, नो प्रॉब्लम। देन यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो पता है, v nth ऑर्बिट का निकालना है ना आपको। मास किसका ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट और रेडियस इन nth ऑर्बिट। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा। इसके Vn भी निकाल सकता हूँ, Rn भी। Vn क्या हो जाएगा यहाँ से, NH वैसे ही रहेगा 2π, ये m और ये Rn डिवाइड में आ जाएंगे इधर। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, MVR इक्वल्स टू NH/2π को। ओके, देन सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² डिवाइडेड बाय r। वैसे तो और भी फॉर्मूलेज होते हैं, बट यहाँ पर मुझे r और v के टर्म्स में चाहिए। देन f इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। अभी एक चीज याद रखना, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स इट्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन and necessary centripetal force for performing that circular motion is provided by the electrostatic force। बस इतना ही है। और यहाँ पर k का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत अच्छे से देखा है, 4πε0। तो उस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। चलो आगे बढ़ते हुए मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो प्रोवाइड कर रहा था। ओके, यहाँ तक क्लियर। देन FCP मतलब क्या, mv² डिवाइडेड बाय r। और अगर मैं k के जगह पर अभी 1/4πε0 प्लेस कर दूँ तो ये इक्वेशन रहेगा 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये मैंने बस जस्ट इक्वेट किया है। अभी इक्वेट करने के बाद अभी करना क्या होगा, मुझे इक्वेट करने के बाद मुझे अभी यहाँ पर q1 q2 क्या है वो लिखना पड़ेगा। देखो बता रहा हूँ, Q1 मतलब एटम का चार्ज, एटम पर कितना चार्ज होता है, एटम पर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना चार्ज होता है, मतलब एटम का चार्ज Ze होगा। और Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो चलो देखते हैं अभी हम लोग Q1 Q2 क्या पुट करना है, कैसे होगा। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं करना है मुझे। देन सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही लिखूंगा mv² बाय r इज इक्वल्स टू 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 मतलब क्या होता है, Q1 मतलब Z इंटू ई, अभी बताया मैंने आपको, और Q2 मतलब E डिवाइडेड बाय r²। ये r और यहाँ का एक r चला गया, तो क्या बचा यहाँ पर बचा mv² इज इक्वल्स टू 1/4πε0 को कुछ नहीं किया है अभी तक, इंटू Z इंटू ई क्या हो जाएगा E²। और यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे एक ही r बचा है। हाँ, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। देन यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, देखो मास किसका है यार, मास इलेक्ट्रॉन का है, वेलोसिटी कौन से ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में। मास इलेक्ट्रॉन का है, वेलोसिटी nth ऑर्बिट में, और बाकी चीजें अगर देखना है तो रेडियस भी तो nth ऑर्बिट का है। तो ये एक ही पेज पे आपको मिल रहा है। Vn का फॉर्मूला मैं इधर पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो me Vn के जगह n² h²। ये कहाँ से आया, ये Vn का वैल्यू स्क्वायर करना पड़ेगा हर एक चीज का, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई², me का स्क्वायर और Rn का स्क्वायर। वाह क्या बात है। चलो राइट हैंड साइड को हाथी मत लगाइए अभी। चलिए अभी ध्यान दीजिएगा आप लोग, इजी सा चीज है। me से me कैंसिल, एक me बच गया, 4 से 4 कैंसिल, पाई से इधर वाला एक पाई बच गया। और क्या कट करोगे सर, बहुत सारी चीजें कट हो रही है। Rn से इधर का एक Rn कट हो गया, बचेगा क्या, उतना लिख लो। इधर बचेगा मेरे भाई n² h² डिवाइडेड बाय, इधर क्या बचा, me कट गया, 4 कट गया, बचा पाई, पाई बचा, एक me बचा और एक Rn बचा। इधर क्या बच गया सर, इधर कुछ ही नहीं बचा, इधर बस बचा Z इंटू E² डिवाइडेड बाय ε0। तो चलो Rn फाइंड करना होता है, Rn फाइंड करना होता है तो Rn एक साइड में ले लीजिए, बाकी सारी चीज़ें एक साइड में आ जाएगी। ε0 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा ε0 n² h² डिवाइडेड बाय पाई me इंटू Z इंटू E²। बस इतना ही बचा है। अभी यार ये फाइनल फॉर्मूला हुआ है, बट मुझे बताओ यार इसमें कितने सारे कॉन्स्टेंट्स है। जिन जिन कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू आपको पता है ना, उसे रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ मैं। ε0 का वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है, कांस्टेंट है।
एन तो ठीक है, जैसे जैसे शेल आएगा वो चेंज होता जाएगा, ठीक है, एन को छोड़ दीजिए। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हाँ, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। बचा क्या? बचा एन स्क्वायर और जेड। तो एन स्क्वायर और जेड बच गया, तो उसके जगह कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, तो वो कांस्टेंट वैल्यू मैं लाऊंगा बट थोड़ी देर बाद। पहले वेलोसिटी निकाल लेता हूँ अभी। ओके, वेलोसिटी निकालना है, निकाल लेंगे वेलोसिटी को अभी। चलो, कैसे निकाल सकते हैं, हमें थोड़ा सा इस पर गौर करना होगा कि कैसे हम लोग इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसी इक्वेशन को ऐसे ही बॉक्स करके छोड़ दीजिएगा। देन मुझे पता था कि क्या था, ये था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आर एन। ये किसको इक्वेट कर रहा था? ये इक्वेट कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जो कि था 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अभी K1 K2 लिखने, Q1 Q2 लिख लो, जरूरत ही नहीं है भाई Q1 Q2 लिखने का। मैं ZE इंटू ई लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय आर एन का स्क्वायर। चलो, तो ये आर एन, यहाँ का एक आर एन कट गया, यहाँ पे क्या बचा? ME इंटू वी एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर ZE स्क्वायर बचेगा। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी लोगों को। देन यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, जैसे मैंने इससे Vn लिखा था इधर साइड में निकाल कर, वैसे मैं Rn भी लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा? Rn NH/2 पाई ME इंटू Vn। Rn क्या हो जाएगा? NH/2 पाई ME इंटू Vn। हाँ, तो ये वैल्यू ना Rn का इधर पुट कर दो, आपको इक्वेशन सिंप्लीफाइड होके मिलेगा एकदम से। देखो, जेडी स्क्वायर वैसे ही था, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट भी वैसे ही था, इनटू यहाँ पर मैं आर एन का वैल्यू पुट कर रहा हूँ NH डिवाइडेड बाय 2 पाई ME इंटू वी एन, 2 पाई ME इंटू वी एन। तो चलो ध्यान दीजिए अभी यहाँ पर, इसको ना ऊपर लेके आ जाइए, आपका कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। और ZE स्क्वायर, ये 2 पाई ME इंटू वी एन ऊपर आ जाएगा। चलिए, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को। देन नेक्स्ट नीचे बचेगा 4 पाई इप्सिलॉन n इंटू एच। देखो यार क्या क्या कट हो रहा है, जो कट हो रहा है ना उसे कट कर दो। पाई से पाई कट हो रहा है, 2 1 2 2 2 4 हो रहा है। Vn से एक Vn इधर का कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है अभी। तो यहाँ पे बचा क्या? Vn, ये ME इधर भेज दो। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर बचेगा सिर्फ Z और E स्क्वायर। ये ME और ये ME भी कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा? नीचे बस बचेगा 2 इप्सिलॉन नॉट n और h। अच्छा, ये हुआ आपका वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसमें भी जो कांस्टेंट्स रहेंगे ना उसे अंडरलाइन कर लो। Z तो ठीक है ना, एटम चेंज हुआ तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा मेरे भाई, तो वो चेंज मत कीजिएगा। देन क्या चेंज हो जाएगा? और चीज ऐसी चेंज हो जाएगी सर, एटम चेंज पे Z चेंज, नीचे n भी चेंज हो सकता है, E चेंज नहीं होगा। 2 कांस्टेंट, इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट और h भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट चीजें हो गई। यहाँ तक तो क्लियर है, आ ही चुके हैं, तो वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल लेंगे ना। तो जो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है उसकी जगह एक ही चीज V0 आ जाती है। V0 एक स्टैंडर्ड वैल्यू देगा, क्योंकि सारे कांस्टेंट्स के वैल्यू आप लोगों को पता है। तो V0 का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या देगा? कितना रहेगा सर? 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड रहेगा। बचा क्या था? बचा था Z डिवाइडेड बाय n। ये हुआ आपका वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सर ऐसे ही रेडियस का फॉर्मूला नहीं आ सकता है क्या? यस, रेडियस का भी ऐसे ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा। रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था वो हम देख लेते हैं। Rn, रेडियस इन nth ऑर्बिट, जो हमने पीछे ही निकाला था अभी। इप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, इप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय
पाई एम ई जेड ई स्क्वेयर, पाई एम ई जेड ई स्क्वेयर। इसमें जो जो कांस्टेंट है ना, उन कांस्टेंट्स की जगह पर एक चीज़ आ जाएगा जिसे हम लोग ए नॉट कहेंगे, फिर बचता है एन स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर। ये हुआ आर एन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वेयर ए नॉट जो है ना, वो ए नॉट का भी यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, वो याद रखिए, जो कि होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों वैल्यूज आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेडियस और वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट समझ में आया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे एनर्जी। एनर्जी कैसे आएगा nth ऑर्बिट में। देखिए एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब होगी 101% होगी, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होगा। उसी के साथ मेरे भाई, उसी के साथ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सर बट वो तो ट्रैवल कर रहा है, मोशन में है, तो काइनेटिक ही होगा। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी इसीलिए आएगा क्योंकि देखिए वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है मतलब ऐसा कोई एनर्जी है जो उसको उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होने दे रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी एनर्जी मुझे निकालना है ना nth ऑर्बिट की, तो nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी प्लस रहेगा भाई पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, तो यहाँ पे हाफ वी एन स्क्वेयर आएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर एन। Q1 Q2 मतलब वापस वही चीज़ है, चार्ज ऑफ एटम और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो इसे हाफ वी एन स्क्वेयर को मैं अभी हाथ नहीं लगा रहा हूँ। इधर क्या आएगा, के तो वैसे ही रहेगा, Q1 मतलब ZE और Q2 मतलब माइनस ई। अच्छा माइनस क्यों ले रहे हो सर, पिछली बार तो माइनस लिया नहीं था। देखो ये माइनस निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, इस वजह से नहीं आया है, ये साइन इसलिए आया है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन is bounded, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस से बाउंडेड ही, ये उसका कहना था। ओके तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप एक ऐसा लिख सकते हो, हाफ एम वी एन स्क्वेयर माइनस के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर एन। यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। नेगेटिव साइन क्यों आया वो भी मैंने बता दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, वन बाय वन पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लूँगा एंड देन मैं पोटेंशियल एनर्जी के ओर बढ़ूंगा कि वो पोटेंशियल एनर्जी, वो तो फॉर्मूला है तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने की ओर बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होगा हाफ एम इंटू वी एन का स्क्वेयर। ओके तो कैसे निकालेंगे सर हमें काइनेटिक एनर्जी, हमें ये पता है हाफ एम वी एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स है ना ये, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, तो वो हम लोग देखेंगे के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर एन का स्क्वेयर। यहाँ पे आर एन का स्क्वेयर कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, आर एन से एक आर एन चला गया, आपको यहाँ पे बचता है एम वी स्क्वेयर। चलो एक स्टेप स्किप कर कर एम वी स्क्वेयर बचता है, मुझे हाफ चाहिए, हाफ की कमी है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी एन स्क्वेयर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2rn। मिल गया ना यार काइनेटिक एनर्जी, क्या बचा है, यही तो हुआ आपका, यही तो होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी एन स्क्वेयर। तो चलो टोटल एनर्जी निकालने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी आ गया है मेरा के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2rn, ये प्लस और ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस आता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस आता है तो ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर एन। सारी चीज़ें सेम है, बस हाफ में से 1 माइनस करिएगा तो आपको यहाँ पर ई एन इक्वल्स टू क्या मिलेगा पता है, यहाँ पे सारी चीज़ें कॉमन ले लो, क्यों, क्योंकि है ना यार के जेड स्क्वेयर आर एन ये सब कॉमन है यहाँ पर, तो ये कॉमन होने के बाद आपको फाइनल मिलेगा माइनस के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2rn। अभी एनर्जी का फाइनल फार्मूला नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है पता है,
आर एन का फॉर्मूला हमारे पास है जो कि मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। देखो रुकिए, आपको मैं पहले लिख देता हूँ पूरा, उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आर एन का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँगा, आर एन का फॉर्मूला पीछे चला गया। आर एन का फॉर्मूला मैंने अभी निकाला था, ये वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्टली रख दूंगा वहाँ पे, इप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एस स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये लिखने के बाद वहां पर डिनोमिनेटर में भी था, याद कीजिए, जेड ई स्क्वायर पाई इंटू एम ई, ये सारी चीजें उस आर एन के फॉर्मूले में थी, तो यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला रख दूंगा। और दूसरी चीज मैं k इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट भी पुट कर दूंगा। -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये तो k का वैल्यू पुट किया है, बचेगा क्या, इधर बचेगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू इप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड इंटू ई स्क्वायर पाई एम ई। देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखते हैं। कोई भी चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। चलो, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो लिख दो यार इसे, माइनस वैसे के वैसा रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, जेड इंटू जेड क्या हो जाएगा, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर। देन और आगे क्या बचेगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर ई रेस टू पावर 4 हो जाएगा, इंटू पाई इंटू एम ई ये रहेगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 8 पाई इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ई एन आपको मिलेगा फाइनल माइनस जेड स्क्वायर ई रेस टू पावर 4 एम ई डिवाइडेड बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हुआ आपका फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इन nth ऑर्बिट। यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एम ई कांस्टेंट है, 8 इप्सिलॉन नॉट और एच कांस्टेंट है, बाकी जो बचा हुआ है वो आपको जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर है। इसका मतलब इसमें कांस्टेंट वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे एनर्जी मिलेगी, यस ऑब्वियसली करेक्ट है, यू आर करेक्ट। यहाँ पे माइनस वैसे आएगा, सभी कांस्टेंट के वैल्यूज पुट कर दो तो आपको मिलेगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये एनर्जी आपको मिल गई है, और ये एनर्जी आपको मिलेगी ईवी में। ईवी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो उम्मीद है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा डेरिवेशन। इससे क्या होगा, Z और N के सहारे आप कोई भी एटम के लिए, कोई भी सेल का एनर्जी निकाल सकते हो। कितना होता है, कैसे, Z हाइड्रोजन बोल दो तो Z का वैल्यू 1 पुट कर देना, सेकेंड ऑर्बिट बोल दो, सेकेंड N का वैल्यू 2 बोल दो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलो फिर भी N का वैल्यू 2 होता है, वो बताया मैंने, तो पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा। चलो, ये इजी सा चीज था इलेक्ट्रॉन का। अभी मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूँ कि वैल्यूज कितने कितने आते हैं उसके, क्योंकि हाइड्रोजन एटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो चलो देखते हैं रीडबर्ग्स फॉर्मूला, रीडबर्ग्स पे आएंगे हम लोग थोड़ी देर में। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर एकदम फुल कंसंट्रेशन से एनर्जी लेवल्स होते थे ऐसे। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं, माई टॉक इज ओनली restricted to hydrogen atom where Z is equals to 1 होता है। यहाँ पे n का वैल्यू 1, यहाँ पे n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 5। ओके, तो चलिए n का वैल्यू 1 ऐसे स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा -13.6 EV, ये हो जाएगा -3.4 EV, ये दोनों चीज़ें क्लियर है। देन ये होता है -1.51 EV, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि यही आएगा कि नहीं आएगा। ये होगा -0.85 EV। अच्छा, अभी मुझे बताइए, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम होते हुए तो लग रहा है सर, नहीं बढ़ रहा है। क्यों? माइनस साइन है हर जगह पर, माइनस में वैल्यूज अगर है और मैग्नीट्यूड कम हो रहा है और माइनस साइन है, मतलब वैल्यू ओवरऑल बढ़ रहा होता है। नंबर लाइन पर आप लोग ये चीज़ पढ़े हुए हो, क्लियर है?
चलिए यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी रीडबर्ग्स फार्मूला पर। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है इस रीडबर्ग्स फार्मूला पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रीडबर्ग्स फार्मूला। आया कैसे है क्या नहीं वो सब चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले लेट m और n दो चीज़ें थी जो मैं आपको पीछे बता चुका था, वो मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर m क्या होगा, ऑर्बिट फ्रॉम विच, ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटेड। देन n एक होता है, n मतलब होता है ऑर्बिट टू विच ऐसी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है। कैसे, एनर्जी वगैरह कैसे पता चलेगी मुझे कि कितना हो रहा है, दोनों के एनर्जी लेवल इतना ही वो वेवलेंथ इमिट करेगा। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं EN, एनर्जी लेवल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास। अभी EN और EM दो एनर्जी लेवल्स आएंगे तो मैं यहाँ पे EN लिखूंगा माइनस ME। मेरे पास देखिए यहाँ पर Z²e⁴ वाला फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला नीचे वाला यूज करूंगा। तो वो फॉर्मूला यूज करते हुए मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस ME Z²e⁴ डिवाइडेड बाय क्या बचेगा यहाँ पे 8 ε0² n² इंटू h का स्क्वायर। ये EN का हुआ। EM का देखते हैं, जहां से वो कूदने वाला है, कुछ नहीं, जहां पर n है वहां पे m आ जाएगा। चलिए ओके, यहाँ तक क्लियर है। हाँ यहाँ तक तो क्लियर है सर। देन मुझे निकालना क्या है, डेल्टा ई। डेल्टा ई मतलब देखते हैं अभी कि कितना एनर्जी इमिट हो रहा है। EM माइनस EN करना पड़ेगा, दो एनर्जी लेवल्स रहेंगे ना। मान लो कि ये ऐसा डायग्राम था आप लोगों का, यहाँ से आ रहा है यहाँ पर, तो ये आपका M हो जाएगा और ये आपका N हो जाएगा। बहुत बेसिक से बताया है तो आपको क्लियर हो गया होगा होप सो। EM लिख दीजिए यहाँ पर, आप बोलोगे सर कुछ बोल नहीं रहे। कुछ नहीं भाई, वही चीज़ें यहाँ पे पुट कर रहा था, ये माइनस इस फॉर्मूले वाला और ये माइनस इसके वाला, तो बस इतना ही किया मैंने। अभी इसमें से कॉमन क्या निकलेगा यार, इसमें से कॉमन निकलेगा ME² n²। देखो एक स्टेप वापस से स्किप करके डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ पता है क्या, यहाँ पे रेड पेन, स्काई ब्लू कलर के पेन से करता हूँ मैं। ये टर्म माइनस ही रहेगा, ये टर्म प्लस हो जाएगा, तो मैं ये वाली टर्म को पहले लिखूंगा, ये वाली टर्म को बाद में लिखूंगा, और जो चीज़ें कॉमन है ना वो कॉमन बाहर ले लूँगा। क्या क्या कॉमन है, सभी कॉमन है यार। ME² कॉमन है, डिवाइडेड बाय 8 ε² h²। देन अंदर क्या बचेगा, अंदर मैंने कहा कि मैंने टर्म को उल्टा कर दिया है, ये बचेगा 1/n² डिवाइडेड बाय 1/m²। चलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यस क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को। एक आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड पे वही को उसी चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि वही डेरिवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। देन यहाँ पे क्या होगा पता है, अभी डेल्टा E = hc/λ होता है, ये पता है, hν भी होता है, ये भी पता है आप लोगों को। मैं ये hc/λ यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ। क्यों सर ऐसा, क्योंकि एक टर्म होता है वेव नंबर, ठीक है, क्या होता है, एक टर्म होता है वेव नंबर, वो मुझे डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा hc/λ = ME² डिवाइडेड बाय 8 ε0 का स्क्वायर h² इन ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। चलो आगे बढ़ते हुए 1/λ मुझे मिलेगा, ये hc इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ME² e⁴ डिवाइडेड बाय
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच, एच का क्यूब इंटू सी। ये कहाँ से आया, ये एच इधर आ गया तो ये क्यूब हो गया। चलो यहाँ पर कौन सी चीज़ें आपको कॉमन लग रही है, यहाँ पर कौन सी चीज़ें आपको कॉमन लग रही है, उन कॉमन चीज़ों को रेड पेन से अंडरलाइन कर देता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई 8 इप्सिलॉन नॉट एच और सी, जेड स्क्वायर छोड़कर सब का सब कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है, आर, आर मतलब क्या, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, उसे आर एच लिखा जाता है, जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। ये हुआ आपका फाइनल फॉर्मूला, वेयर 1/λ मतलब होता है वेव नंबर, ये होता है वेव नंबर, और इसे डिनोट किया जाता है न्यू बार से, वेव नंबर को। सर डेरिवेशन हो गया? नहीं, देखो यार इस ये चैप्टर में ना डेरिवेशन सच में इजी है। देखो आप, मैं एकदम स्मूथली बता रहा हूँ आपको, कहीं अटक नहीं रहा है। क्यों? प्रैक्टिस कीजिए आप डेरिवेशंस की, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, सारे स्टेप्स सेम है। आर एच की जगह पे क्या था, रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है, ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट। किसकी जगह आर एच पुट किया, जो रेड पेन से दिख रहा है ना आपको अंडरलाइन, एम ई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, ये था आपका रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्लियर? और रिडबर्ग्स कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है, जब आप ये सभी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर तो आपको मिलता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये हुआ आपका रिडबर्ग्स कांस्टेंट वाला केस, और इसे आप लोग वेव नंबर भी कह सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या क्या थे बोर्स मॉडल के। जो हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ रहे हैं उसमें अच्छी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें थी, बट लिमिटेशंस क्या क्या थे बोर्स मॉडल के वो हम लोग देखेंगे। बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। अच्छा, ये कहा जाता है बोर्स मॉडल हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम्स हो तो ही मतलब बोर्स मॉडल वैलिड है, नहीं तो वो इनवैलिड होता है। इवन फॉर हाइड्रोजन मोर एक्यूरेट स्टडी ऑफ ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा शोड मल्टीपल कंपोनेंट्स इन सम लाइन्स ही कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल। इस मॉडल के बेसिस पे वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। देन द इंटेंसिटीज ऑफ इमिशन लाइन्स सीम टू डिफर फ्रॉम लाइन टू लाइन एंड बोर्स मॉडल हैड नो एक्सप्लेनेशन। वो चेंज होती गई इंटेंसिटीज लाइट की, उसके लिए भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ऑन अ theoretical side also the model was not entirely satisfactory as it is arbitrarily assumed orbits following conditions to be stable. There was no theoretical basis for that assumption. इजी सा चीज था, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको आता है ये एग्जाम में। देन अभी आता है डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन। डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में भी पढ़ा है, क्योंकि बहुत महान साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छी चीज बताई थी इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, जब भी कोई भी पार्टिकल मूव करता है या मोशन में होता है तो वो एक वेवलेंथ इमिट करता है। क्या? जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, ये उसने कहा था। चलिए देखते हैं क्या है। डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एटम्स एज अ पार्टिकल्स वी शुड व्यू देम एज अ स्टैंडिंग वेव्स। वेव्स के जैसा देखना चाहिए इसे हमें। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 1 डी ब्रॉगली वेवलेंथ। पहले ऑर्बिट का लेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना होना चाहिए। सेकेंड ऑर्बिट विल बी ट्वाइस दैट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और ऐसे 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे चलता रहेगा। देखो फील आ जाएगा आपको एक बार। इसने क्या कहा था, कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है ना तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। तो देखो वेवलेंथ कैसे होती है, ये ऐसे, ये वेवलेंथ है, हाँ करेक्ट। देन ये ऐसे वेवलेंथ फॉर्म होते जाएंगे ना, हाँ ये तो वेवलेंथ, मैं अमीबा नहीं बना रहा हूँ भाई, ठीक है, बायो का लेक्चर नहीं चल रहा है, अमीबा नहीं है। अच्छा इसे कितने वेवलेंथ्स हो गए,
बहुत सारे वेवलेंथ्स हो गए ऐसे तो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेवलेंथ्स हो चुके हैं। चलिए, ये हुआ बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसका फॉर्मूला अभी बताना बाकी है मुझे, वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। देखिए, L इक्वल्स टू एम वी आर इक्वल्स टू NH अपॉन 2 मुझे प्रूफ करना है फॉर nth ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए था। nth ऑर्बिट के लिए कितने ऐसे वेवलेंथ्स बनेंगे? nth ऑर्बिट के लिए n इंटू लैम्बडा वेवलेंथ्स बनेंगे यार। हाँ, और वो कितना होगा? उसका सरकमफरेंस होगा 2πr इक्वल्स टू NH अपॉन n इंटू लैम्बडा। 2πr मतलब क्या? सरकमफरेंस। कितने वेवलेंथ रहेंगे इसमें? इसके सरकमफरेंस इतने n टाइम्स nth ऑर्बिट के करीब करीब रहेंगे। लैम्बडा इक्वल्स टू आपको पता है h डिवाइडेड बाई p होता है। लैम्बडा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई p होता है। तो यहाँ पे 2πr इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा NH अपॉन p। अच्छा, और p मतलब क्या होता है? p मतलब मोमेंटम, मतलब mv होता है। अरे यार, तो ये mvr इधर आ गया और ये 2π इधर भेज दिया, तो ये हो गया mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। मैंने बोला था कि ये मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा। चलो, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग, आप तब तक रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हमारा एटम्स वाला पार्ट खत्म हुआ इस चैप्टर का। अभी हमारा बचा है न्यूक्लियस वाला पार्ट। क्या होता है ना कि न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का। ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि पता है क्या, आगे आके मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है, आगे जाके मैं प्रूफ करूंगा कि जो न्यूक्लियस है उसका डेंसिटी हर एटम के लिए कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है। क्या बात है सर, करेक्ट है क्या? यस, प्रूफ करके बताऊंगा। तो क्या होगा, प्रोटॉन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है ना हर न्यूक्लियस में। किसी में हाइड्रोजन में देखो तो कम है, देन में सोडियम में चला जाओ तो उससे ज़्यादा है, आगे जाओ तो यूरेनियम अनस्टेबल कहा जाता है। क्यों पता है? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है लेकिन उसका डेंसिटी कॉन्स्टेंट होता है हर एटम के लिए। भाई, एक रूम है जिसका डेंसिटी कुछ x है, उसमें आप 10 लोग बिठा रहे हो, दूसरा रूम है जिसका डेंसिटी भी x है और उस रूम में आप 20 लोग बिठा रहे हो, फर्क पड़ेगा ना। डेंसिटी मतलब वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम होता है। तो ये चीज़ भूलना नहीं है, ठीक है? कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत, ठीक है? यस, क्लियर है। देन इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है न्यूक्लियस में। हाँ, सेम डेंसिटी में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो रिपल्शन होने लगता है। तो इस वजह से हायर एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। चलो इसमें देखते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक मीनिंग स्मॉलर देन एटम पार्टिकल्स कॉल्ड एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से बना हुआ होता है। टुगेदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर रेफर्ड एज न्यूक्लियंस। एक साथ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियंस कहते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। मास ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ओके, ये वैल्यू याद रखना। देन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन बट स्लाइटली हायर। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली सेम एज दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। नियरली सेम होता है बट न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है मास। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन नेम सजेस्ट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चलो यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को। देन कुछ टर्म्स होते हैं बेसिक, जैसे आइसोटोप्स आता है। आइसोटोप्स मतलब क्या? एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के नंबर सेम लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग। प्रोटॉन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब क्या होता है पता है? Z होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब Z, एटॉमिक नंबर एलिमेंट का। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, फिर भी ये बेसिक सी चीजें यहाँ पर बताना जरूरी होता है। उसे हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। कौन से? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ओके, चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट चीज आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स मतलब क्या? एटम्स हैविंग सेम मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। मास नंबर मतलब क्या होता है पता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसे हम लोग मास नंबर कहते हैं।
एटम का मास क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलाकर। क्यों ऐसा पता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो हम लोग निग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि 1836 टाइम्स ज्यादा होता है ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास। हाँ ये तो पता था सर। देन यहां तक क्लियर है। देन आगे अगर बढ़ू, ये हुआ आइसोबार्स। देन एक चीज होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मतलब क्या? एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। एग्जांपल देता हूं आपको आइसोटोन्स का, ठीक है? आइसोटोन्स का एग्जांपल देता हूं, आपको मजा आएगा। चलिए सबसे पहले तो ए मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब जेड प्लस ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब क्या? ए माइनस जेड। ये सब तो क्लियर होगा आपको। अगर मैं दो एलिमेंट ले लूं, एक एलिमेंट एक्स है, एक एलिमेंट वाई है। एक्स वाई एलिमेंट कैसे लिखते हैं पता है आप लोग? आप लोग लिखते हो एक्स एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर यहाँ और मास नंबर यहाँ पर। इसका एटॉमिक नंबर मान लो कुछ अलग है, Z1 है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर A1 है, इसका Z2 है, इसका A2 है। तो ये दोनों में क्या सेम रहेगा पता है? ये दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A1 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A2 माइनस Z2। यही चीज बताना चाहता था। क्लियर है यहां तक? जस्ट वेट। चलो ये हुआ बेसिक से टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों को पता थे। देन हम लोग आते हैं यूनिट्स फॉर मेजरिंग मासेस ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, यूनिट कौन सा होता है मेजर करने के लिए? एक यूनिट होता है AMU, जिसे आप U से डिनोट करते हो, जो होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ओके, इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? ये होता क्या है वो भी देखते हैं हम लोग। एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या? ये होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप। कार्बन के C12 आइसोटोप का मास निकाल लीजिए और उसे 1/12 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो उस चीज में आपको मिल जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। चलिए, देन होता क्या है पता है क्या? 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट आता कितना है वो आपको बता देता हूं, ठीक है? इसका वैल्यू होता है करीब करीब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू होता है। प्रूफ भी करके दे सकता हूं, बट जरूरी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है इसे। देन अभी 3 चीजें होती है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। मास के मेरे पास अभी 2 यूनिट्स रहेंगे। एक मेरा यूनिट रहेगा मास का kg और एक मेरा यूनिट रहेगा AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो kg का वैल्यूज अगर मैं पहले लिख दूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आप लोगों को पता होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है? देखो, Me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, Mn मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.10। आप 9.11 लेते हो कहीं पर, 9.109383 इंटू 10⁻⁻31 kg। देन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग उसे सेम मान सकते हैं। ये होता है 1.672623 इंटू 10⁻⁻27 kg। देन मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? ये होता है 1.674927 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए ये ऑलमोस्ट आपको सेम मिल रहा है। Mn का मास थोड़ा सा ज्यादा है Mp से। चलो यहाँ तक क्लियर था। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में देखना है, यहाँ पे कन्वर्जन है आपके पास। यह आता है 00055 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब U आएगा। देन दूसरा आपको मास ऑफ प्रोटॉन लिखना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.007825 एटॉमिक मास यूनिट। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी तो एक चीज होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। ये वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है? ओके, चलिए
ये होने के बाद अभी मैं आऊँगा कुछ टर्म्स पर, साइज ऑफ न्यूक्लियाई पर। साइज ऑफ न्यूक्लियाई जो है ना, कोई भी एलिमेंट लो, आर एक्स एलिमेंट है, उसके रेडियस का साइज आर एक्स है, उसका फॉर्मूला होता है आर नॉट इंटू ए रेस टू पावर 1/3, वेयर ए रेस टू पावर 1/3, ए मतलब क्या होता है, मास नंबर होता है, ठीक है, और आर नॉट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका, 1.2 फर्मी या फेम्टोमीटर कह सकते हो आप, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और ये आर एक्स मतलब क्या होता है पता है, ये होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट एक्स। चलो ये तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ, मैं आपको कुछ बता रहा था पीछे कि डेंसिटी वगैरह वाला टर्म, डेंसिटी वगैरह वाला टर्म कि डेंसिटी सेम होता है, तो चलो यहाँ पे बता ही देता हूँ। डेंसिटी न्यूक्लियस का कैसे निकाल सकते हो आप लोग, डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और न्यूक्लियस एक स्फीयर के जैसा होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पता है ना आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये एडिशनल चीज बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक से ध्यान देना है। अच्छा 4/3 पाई, आर मतलब क्या, आर एक्स का क्यूब आएगा ना यहाँ पर, आर एक्स का क्यूब आएगा यहाँ पर, कोई भी एलिमेंट आर एक्स, तो ये हो जाएगा आर नॉट इंटू ए रेस टू पावर 1/3 का क्यूब। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ए। ओके ठीक है सर, इससे साइज ऑफ न्यूक्लियस तो वो आर एक्स बता दिया मैंने ऊपर ही, लेकिन डेंसिटी में क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी जो होगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, पूरा का पूरा मास चाहिए होता है ना आपको, तो एक का मास एम नॉट अगर मान लो, एक का मास एम नॉट मतलब क्या, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू ए से मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड में आपको वॉल्यूम कितना मिलेगा, 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए से ए कैंसल, आपको डेंसिटी का वैल्यू कितना मिला पता है, आपको डेंसिटी का वैल्यू मिलता है 3m0 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर नॉट क्यूब। मुझे बताओ यार, एक एटम के लिए कोई भी मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक एक अगर लूँ तो सेम ही होता है ना, तो बस वही चीज m0 कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर m0 यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, r0 भी कांस्टेंट है, मुझे वैल्यू पता है, तो ये जब आप वैल्यूज पुट कर दो ना तो आपको डेंसिटी मिलता है 23 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ओके, इसमें ये डेंसिटी जो है ना कोई एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ना किसी भी कोई भी और दूसरी चीज जैसे नंबर n पे डिपेंड है या कोई चीज पे डिपेंड नहीं है। इसका मतलब हर न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम होता है, एटॉमिक नंबर कुछ भी होने दीजिए। चलो ये तो प्रूफ हो गया कि डेंसिटी कांस्टेंट होती है हर एक न्यूक्लियस की, यही तो रीज़न है कि हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। चलिए अभी आएगा न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस पर जाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ बता दूं आपको। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन बढ़ेगा। अरे मेरे भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन बढ़ रहा है तो ऐसे तो नहीं है ना कि एलिमेंट फॉर्म हो रहा है और तुरंत टूट जा रहा है, मतलब टूट जा रहा है मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहा है अनस्टेबल होने के कारण। नहीं, ऐसे तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे एलिमेंट है, यूरेनियम भी है अनस्टेबल है, बट ऐसा नहीं कि बना और टूट गया, बहुत सालों तक, हजारों सालों तक वो रहता है। तो कैसे रहता है सर, आप तो बोल रहे हो अनस्टेबल है। हाँ अनस्टेबल है, बट कोई तो उसे पकड़ के रख रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन उसे वीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई तो चीज है जो उसको पकड़ के रख रहा है, तो वो चीज है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। डेफिनेशन, द फोर्स दैट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग होता है, रिपल्शन को पकड़ के रखना है इतने सारे प्रोटॉन्स के, तो स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा इसको। दिस एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज मोस्टली अट्रैक्टिव।
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में होता है ये, और मोस्टली अट्रैक्टिव फोर्स होता है क्योंकि पहले ही रिपल्शन वहां पे बहुत सारा पड़ा हुआ है, उसे नहीं होने देना है इसलिए। ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस of about few Fermi, the strength of the nuclear force is much higher than that of the gravitational and electrostatic force. Its range is very small. Its strength goes from 0 to 2 nucleons at a distance larger than few Fermi. Fermi तक ही होता है, Fermi मतलब बहुत कम डिस्टेंस होता है यार। This in contrast to the range of electrostatic and gravitational force which are infinite. Gravitational और electrostatic force का रेंज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका रेंज बहुत कम होता है, फर्मी के पावर में होता है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर्स के पावर में होता है ये। चलिए यहां तक तो क्लियर है। देन द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस रिपेल वन अनदर ड्यू टू देयर सिमिलर चार्जेस। प्रोटॉन्स जो है ना न्यूक्लियस के अंदर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देन द न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियंस काउंटर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अभी कहा ना मैंने पिछले टाइम पे कॉन्सेप्ट बता रहा था, न्यूक्लियर फोर्सेस वो रिपल्शन को काउंटर करते हैं। As a nuclear force is much stronger than electrostatic force, in a typical nucleus, it overcomes the repulsive force and keeps the nucleons together, making the nucleus stable. Nucleus को stable रख के वो nucleons को मतलब एक साथ रखते हैं, ये उसका काम है। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है न्यूक्लियर फोर्सेस के, ये बहुत थियोरेटिकल पॉइंट्स है इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ। थियोरेटिकल चीजें कॉन्सेप्ट तो बता ही रहा हूँ, आपको ये पढ़ने पड़ेंगे 2-4 बार। ये पीपीटी आपको तो मिल जाएगी ऐप के ऊपर, पीजीएमएन ऐप पर, तो उस पर पीपीटी पे आप पढ़ सकते हो, इजीली आपका रिवीजन हो जाएगा 15-20 मिनट में, अगर ये लेक्चर अच्छे से देख लो, आप अच्छे से रिवाइज कर लो तो चलो। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसकी स्ट्रेंथ 50 to 60 टाइम्स ज्यादा होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ओके, अनलाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस विच एक्ट ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, जिसका रेंज इंफिनिटी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का, न्यूक्लियर फोर्सेस का रेंज बहुत शॉर्ट होता है और निग्लिजिबल हो जाएगा ये फोर्स अगर दो न्यूक्लियॉन सेपरेट हो गए थोड़े ज्यादा डिस्टेंस से। न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फोर्सेस कोई भी चार्ज पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। चलो अभी क्या होता है, एक टर्म आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। नाम में ही है बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब क्या, वो बाइंड करके रखेगा। किसको बाइंड करके रखेगा वो हमें देखना है। देखो न्यूक्लियॉन्स एक साथ थे, रिपेल तो कर रहे थे, जोड़ कौन रख रहा था, जोड़ के उनको न्यूक्लियर फोर्सेस जोड़कर रख रहे थे। हाँ ये तो हमने देखा है सर। उनको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, जितने एनर्जी से वो जुड़े हुए हैं उतना ही एनर्जी उन्हें तोड़ने के लिए लगेगा। उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। और न्यूक्लियस की चीज देख रहे हैं इसीलिए उसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहेंगे उसे हम लोग, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके देन अभी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, एक चीज आता है मास डिफेक्ट करके। ये डिफेक्ट कहाँ से आ गया सर, देखो मास डिफेक्ट मतलब क्या होता है पता है क्या, ये न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जंप कर रहा है तो वो कुछ वेव्स इमिट करता था, वेव्स इमिट करता था, तो उसके मास में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। आराम से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन जब डीएक्साइट होगा हायर से लोअर एनर्जी लेवल में तो उसमें मास का फर्क तो पड़ेगा, जो हम लोग एक्चुअल मान रहे हैं उससे मास कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, कम ही होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। तो उसकी वजह से मास में डिफेक्ट आ गया। एक इक्वेशन था हमारे पास E = mc²। हाँ तो इसी इक्वेशन से मैं बाइंडिंग एनर्जी भी निकाल सकता हूँ, वेयर मैं ΔM × c² लिखूंगा। वेयर ये मैं आगे वाले स्लाइड पे नहीं लिखूंगा रिपीट। ΔM मतलब क्या होता है, ΔM मतलब होता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मतलब क्या पता है, हम थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली जो मास मेजर करते हैं, m थियोरेटिकल माइनस m एक्सपेरिमेंटल, इनके बीच में जो भी डिफरेंस आता है ना वो इसी के कारण आता है, और इसकी वजह से जो डिफरेंस आता है उसे हम लोग ΔM कहते हैं, जिसे हम लोग मास डिफेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। ओके सर चलेगा। देन अभी बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन करता हूँ। इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड टू द न्यूक्लियस टू मेक द न्यूक्लियॉन्स फ्री। फ्री करना मतलब क्या, न्यूक्लियॉन्स को फ्री करना मतलब उनको सेपरेट करना, एंड टेक देम टू लार्जर डिस्टेंसेस फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। उनको अलग अलग करना, सेपरेट आउट कर देना, इसे हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो चलो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, बट और डेप्थ में जाकर देखेंगे हम लोग। ΔM इंटू क्या होता है,
डेल्टा एम इंटू होता है सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम कैसे निकालेंगे? डेल्टा एम हम लोग निकालेंगे मास थ्योरेटिकल माइनस मास एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मास जो है ना, वो एक्सपेरिमेंटल मास आपको क्वेश्चन में ही दे देगा, उसका टेंशन मत लीजिए आप। थ्योरेटिकल मास कैसे फाइंड करना है, इस पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए। थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे? थ्योरेटिकल मास मतलब क्या? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ करेक्ट है। एक एक तो नहीं होगा ना, बहुत सारे होंगे। तो Z इतने प्रोटॉन्स होते हैं तो ZMP, और N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये माइनस कर दूंगा मैं M एक्सपेरिमेंटल। ये मिल जाएगा आपको डेल्टा M का वैल्यू। तो चलो ये डेल्टा M मिल गया, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा M ZMP प्लस N इंटू MN माइनस M एक्सपेरिमेंटल इंटू सी का स्क्वायर। ये हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी। इस पर भर भर के आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, छोटे छोटे 1 मार्क 2 मार्क वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। इजी कैलकुलेशन बस थोड़ा सा इसका अलग होता है, बाकी सारी चीज़ें इजी होती है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हुआ आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट टर्म आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है कि बाइंडिंग एनर्जी जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। बाइंडिंग एनर्जी जिसका स्टेबल वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसे नहीं होता है। एक चीज़ होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब क्या? न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियन को तोड़ने में कितना एनर्जी लग रहा है, उससे हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उसे डिनोट किया जाता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियन मतलब A। तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय A, ये जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, ये जिसका कम वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इससे नहीं बताई जाती मेरे भाई कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से बताई जाती है। अभी आप अगर बुक में देखोगे ना तो एक ग्राफ मिलेगा। ग्राफ इस तरीके से रहेगा। ग्राफ में आपको स्पाइक्स दिखेंगे। स्पाइक्स देखकर बच्चे डर जाएंगे, बच्चों को लगेगा भाई ये क्या चल रहा है। इधर निकालता हूँ, थोड़ा सा बस वो समझ लीजिएगा, इतना ज़्यादा आपको बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके। चलिए ये स्पाइक्स क्या बता रहा है, वहाँ पे बुक में देखिए, टेक्स्ट बुक में स्पाइक्स आ रहे हैं, उसके आजू बाजू में एलिमेंट है। स्पाइक्स का काम इतना ही है कि ये एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, ये एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। बस यही उसका कहना है। मतलब अब बुक में देखो तो हीलियम, लिथियम उसके नीचे है, इसका मतलब हीलियम ज़्यादा स्टेबल है, हीलियम का न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, सॉरी। देन ऑक्सीजन और कार्बन में देखिए, सल्फर में देखिए, इसका मतलब कार्बन नाइट्रोजन में देखिए, इसका मतलब कार्बन ज़्यादा स्टेबल है नाइट्रोजन से। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज़्यादा स्टेबल है Fe आयन, जिसका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये आप लोगों ने सुना होगा बस, तो ये उसका प्रूफ हो गया है। चलो एक चीज़ और बतानी थी, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर तो ले लोगे, सी का भी वैल्यू पता है आपको, बट कभी कभी आपको ये डेल्टा एम ना AMU में देता है, कभी कभी नहीं। अगर मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये AMU में ही देता है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा अगर आप मास AMU को डायरेक्टली 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो। और वो जो था डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, वो आपको जूल में एनर्जी देगा। चलो उम्मीद है ये कर्व ईजी है। स्पाइक आया मतलब आजू बाजू वाले एलिमेंट से वो ज़्यादा स्टेबल है, ये बताने के लिए वहाँ पे ग्राफ में स्पाइक देना पड़ा था। द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज अ न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, नो प्रॉब्लम सर। अभी आता है रेडियो एक्टिव डीके। डीके मतलब क्या होता है पता है? डीके मतलब न्यूक्लियस टूटना। क्यों टूटता है? क्योंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल होने लगता है एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होने लगते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं इस वजह से।
चलो आगे देखिए। अभी तो करता क्या है, एटम क्या करते हैं, उसके न्यूक्लियस में से खुद को ब्रेक कर देते हैं और दो नए एलिमेंट फॉर्म करते हैं। कोई भी एलिमेंट डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नए दो एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे, डेंसिटी तो उतना ही रहेगा, ये हमने देखा था। तो बस बात वही है, स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबिलिटी सबको चाहिए यार, आप लोगों को भी स्टेबिलिटी चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करो, मिल जाएगी, एग्जाम अच्छे से दो, मार्क्स आएंगे। तो चलिए देन आगे बढ़ते। The nuclear phenomena in which an unstable nucleus undergoes decay. अनस्टेबल न्यूक्लियस डिके करता है, उसे हम लोग रेडियोएक्टिव डिके कहते हैं। मेनी ऑफ द न्यूक्लियाई आर स्टेबल। बहुत सारे न्यूक्लिया क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जस्ट 1 मिनट वेट करना। चलिए, मेनी ऑफ द न्यूक्लिया आर स्टेबल, दे कैन रिमेन अनचेंज्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। भाई अगर कोई न्यूक्लियस स्टेबल है तो वो क्यों रेडियोएक्टिव डिके करना चाहेगा, वो रेडियोएक्टिव डिके करेगा ही नहीं। देन दिस हैव अ पर्टिकुलर रेशियो ऑफ द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। अदर न्यूक्लिया occurring in nature are not so stable, undergo changes in their structure by emission of some particles। वो इमिशन कुछ पार्टिकल्स को इमिट करेंगे। दे चेंज और डिले to other nuclei in the process। okay, the decaying nucleus is called the parent nucleus, while the nucleus produced after decay is called daughter nucleus। मतलब पहले एक न्यूक्लियस होता है जिससे दूसरा नया न्यूक्लियस बनता है, तो पुराना वाला जो न्यूक्लियस होता है उसे पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, और जो नया बनता है उसे डॉटर न्यूक्लिया कहते हैं हम लोग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके और रेडियो एक्टिविटी। एक बार पढ़ लीजिएगा, जस्ट 2 सेकेंड पॉज ले रहा हूं, पढ़ लीजिएगा ये पूरा आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अभी टाइप्स क्या क्या है रेडियो एक्टिव डिके के, देखो ट्रिक बताऊंगा आपको। ट्रिक मतलब ऐसे कुछ अलग ट्रिक नहीं है, इजी सा रहेगा सब चीज़। ट्रिक बताऊंगा, याद रखिए। कैसे याद रख सकते हो, इक्वेशंस अगर याद रख लो तो बात खत्म, आपको डीके में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, डीके में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी एक होता है अल्फा डीके। 4 टाइप के डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, और एक होता है के कैप्चर। के कैप्चर आपको सिलेबस में नहीं है। अल्फा डीके, बीटा डीके। बीटा डीके में 2 टाइप्स होते हैं, बीटा पॉजिटिव और बीटा निगेटिव। देन गामा डीके एक होता है। तो एक्चुअली वैसे 4 डीके है आपके पास। तो अल्फा डीके क्या होता है, नाम ही है अल्फा। अल्फा मतलब क्या होता है, हेलियम पार्टिकल होता है अल्फा मतलब। तो हेलियम पार्टिकल निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो एक एक्स एलिमेंट था, उसका एटॉमिक नंबर Z था, मास नंबर A था। ये कोई एक नए एलिमेंट में बनना चाहेगा, प्लस उसके साथ क्या इमिट होगा, प्लस उसके साथ हेलियम इमिट होगा। अल्फा मतलब हेलियम होता है 2 4। और एक चीज याद रखना, Z और A हमेशा कंजर्व होते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, कोई भी डीके हो। तो यार Z और A कंजर्व होंगे, तो यहाँ पे Z दो, तो Z में से 2 हेलियम लेके चला गया ना, तो 2 हेलियम लेके चला गया, तो यहाँ पे Z-2। और हेलियम मास नंबर में से 4 लेके चला गया, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा A-4। तो ये आपका इक्वेशन हुआ। इस इक्वेशन को आपको बुक में ये इक्वेशन ऐसा भी देखने को मिलेगा, ZXA इज इक्वल्स टू Y Z-2 A-4 प्लस अल्फा पार्टिकल। चलो क्लियर यहां तक। Z और A कंजर्व होता है, इसके एग्जांपल्स आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, वो एग्जांपल्स पे आप ध्यान दीजिएगा। देन जब भी न्यूक्लियस जो है ना ब्रेक होता है, मतलब रेडियोएक्टिव डिके करता है, तो रेडियोएक्टिव डिके करता है तो क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी, जिसे हम लोग कहते हैं क्यू वैल्यू। क्या कहते हैं हम लोग उसे, क्यू वैल्यू।
क्यू वैल्यू कब क्या आता, क्या है क्यू वैल्यू मतलब क्या होता है पता है क्या, मास, मतलब मास डिफेक्ट जो आता है ना क्यू वैल्यू में होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी का स्क्वायर। रिएक्टेंट मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड वाले, और प्रोडक्ट मतलब क्या, राइट हैंड साइड वाले। तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट देखिए क्यू, मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या क्या था इसमें रिएक्टेंट था x एलिमेंट, प्रोडक्ट क्या क्या था, प्रोडक्ट में y एलिमेंट था प्लस अल्फा पार्टिकल का मास था तो m अल्फा, ये हो जाएगा c स्क्वायर। क्यू वैल्यू मतलब क्या पता है क्या, एक वैल्यू जो एक एनर्जी रिलीज होता है ना जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म हो, टेक्स प्लेस करे तब, देन वेयर c स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो ये क्यू वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको सिंपली रिएक्शन दे दी जाएगी, आप मास निकाल लेना, उससे आप लोग निकाल सकते हो बाकी सारी चीजें, ठीक है। चलो उम्मीद है आपको अल्फा डीके समझ में आया होगा। तो चलो अल्फा डीके के बाद हम लोग जाएंगे अभी बीटा डीके पर। बीटा डीके में दो चीजें होती है। अल्फा डीके में कुछ देखो, पेरेंट इन अल्फा डीके द पेरेंट न्यूक्लियस लूजेस हेलियम न्यूक्लियस, हेलियम न्यूक्लियस बाहर आ जाएगा, ठीक है। बीटा डीके, बीटा डीके में भी दो डीके होते हैं। बीटा डीके में एक बीटा नेगेटिव डीके होता है और एक बीटा पॉजिटिव डीके होता है, ठीक है। देन होता क्या है इसमें ना, याद रखना, ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ट्रिक कैसे, यहाँ पे एक पार्टिकल के नाम भी आएंगे आपको, एक आएगा न्यूट्रिनो जिसे आप लोग ऐसे न्यू से दिखाते हो, और एक आएगा एंटी न्यूट्रिनो। कुछ नहीं, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो मतलब एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे जब आप डीके देखोगे तो, कि वो स्पिन कैसे हो रहा है। क्लॉकवाइज स्पिन हो तो न्यूट्रिनो, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन अगर हो रहे तो एंटी न्यूट्रिनो। वो मासलेस होते हैं और चार्जलेस होते हैं वो पार्टिकल्स। देन निगेटिव डीके और पॉजिटिव डीके दो चीजें हैं। देखो निगेटिव पॉजिटिव एक साथ ही बता दूंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले तो आप निगेटिव पढ़ लीजिएगा, बीटा निगेटिव। निगेटिव मतलब एन याद रखिएगा, निगेटिव एन फॉर निगेटिव, और पॉजिटिव मतलब पी याद रखिएगा। अभी यहाँ पे एन और पी का मतलब क्या है पता है क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो चलो यहाँ पे क्या, इधर एन है तो इधर पी रहेगा। देन ये निगेटिव है मतलब ये ई माइनस रहेगा, और यहाँ पर निगेटिव है तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। सारी चीजें निगेटिव है तो यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो रहेगा। हाँ कैसे याद रखा बता रहा हूँ वापस से। एन फॉर निगेटिव, एन फॉर निगेटिव, एन इधर आया रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में पी आएगा, पी आएगा उसके साथ ये निगेटिव वाला है ना तो ई माइनस आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये माइनस माइनस सब चल रहा है तो यार एंटी न्यूट्रिनो डाल दो। देन ये पी है, इधर पी आया तो इधर एन आएगा, इधर ई प्लस आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, और यहाँ पर ई माइनस मतलब क्या होता है, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, एंड ई प्लस मतलब पॉजिट्रॉन होता है। प्लस उधर एंटी न्यूट्रिनो था ना तो इधर कौन आएगा, इधर न्यूट्रिनो आएगा। न्यूट्रिनो को हम लोग न्यू से दिखाते हैं। चलो ये एकदम स्टैंडर्ड और बेसिक सी चीज से बताया मैंने आपको। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना ये निगेटिव डीके वाला है। द न्यूक्लियस emits an electron produced by converting a neutron into nucleus into a proton। कैसे याद रखना है, याद रखिए बच्चों को बीटा डीके में बहुत दिक्कत आती है। देन आगे बढ़ता हूँ बीटा प्लस डीके में। बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन बाय इमिटिंग अ पॉजिट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकालता है। अभी देखो यार इसमें आपको इक्वेशंस लिखने पड़ते हैं, तो मैं इधर ना इक्वेशन भी लिख देता हूँ आपको। इक्वेशन कैसे लिखने होते हैं, यहाँ पे एक एक्स एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए होगा, तो यहाँ पर एक वाई बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। एंटी न्यूट्रिनो को तो छोड़ ही दो, देखो जेड और ए कंजर्व होते हैं, ये मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉन में ये तो ए ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है,
ए ही रहेगा। यहाँ पे z क्या आएगा, यहाँ पे z+1 आएगा। क्यों पता है, ये z+1, इधर तो z था ना, ये z+1 और ये -1, तो ये यहाँ पे आपको -1+1 कैंसिल होके z मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, याद रखिए। देन इधर भी वैसे ही होगा, XZA ये y में बनेगा, प्लस ये पॉजिट्रॉन छोड़ेगा, प्लस ये न्यूट्रिनो निकालेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस है, ये a ही रहेगा। पॉजिट्रॉन मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज है बस। यहाँ पे z-1 आएगा, क्यों पता है, यहाँ पे z था, इधर z-1 और इधर ये प्लस है ना 1, तो +1 -1 कैंसिल करने के लिए यहाँ पे z-1 लिखना पड़ा है। चलो उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन अभी एक चीज़ होता है Q वैल्यू। Q वैल्यू दोनों भी बीटा डीके के लिए सेम होता है। Q वैल्यू होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C का स्क्वायर। तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C स्क्वायर। मास ऑफ रिएक्टेंट था mx, मास ऑफ प्रोडक्ट में था my भी था, और मास ऑफ प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन्स भी थे, इसीलिए ये हो जाएगा me इंटू C स्क्वायर। चलो ये जनरल फॉर्मूला था, दोनों के लिए वैलिड रहेगा ये। क्लियर हुआ यहां तक? चलो अभी नेक्स्ट टाइप है गामा डीके। देखो आपको अगर डीके वाला पार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो आप ये लेक्चर आपको अपलोड हो जाएगा, अपलोडेड फॉर्म में भी मिल जाएगा, मतलब रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा यूट्यूब पर बाद में लाइव खत्म होने के बाद, तो आप इसे निकाल सकते हो, मतलब देख सकते हो आप इस लेक्चर को वापस से, ठीक है, डीके वाला पार्ट। चलिए गामा डीके मतलब क्या होता है, गामा रेज इमिट होते हैं। देखो क्या होता है ना, अल्फा डीके होता है, बीटा डीके होता है। अगर अल्फा डीके होने के बाद न्यूक्लियस स्टेबल हो गया तो वो वही रुक जाएगा। ओके, ये बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। देन बीटा डीके होगा, अगर अल्फा डीके होने के बाद भी वो स्टेबल ना हो तो वो जाएगा बीटा डीके पर। अच्छा, मतलब बीटा डीके में स्टेबल हो गया तो रुक जाएगा, यस। अगर इसमें भी स्टेबल नहीं हुआ तो फिर वो जाएगा गामा डीके के ऊपर, जो कि सबसे इजी टाइप है गामा डीके का। कुछ नहीं, एक गामा हाई एनर्जी फोटोन को क्या करेगा, इमिट करेगा, गामा रेडिएशन इमिट होंगे। तो मतलब कुछ नहीं होता है, XZA का वैसे ही XZA ही रहता है, बस इसके साथ क्या निकलता है पता है क्या, इसके साथ गामा रेडिएशंस निकलते हैं। इसके साथ गामा रेडिएशंस निकलते हैं बाहर। चलो ये था आपका गामा डीके। चलो यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? चलो अभी हमें देखना है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके देखने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये थोड़ा सा मैथ्स जैसा लगेगा आपको। केमिस्ट्री में आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो, तो केमिकल काइनेटिक्स में जब आप पढ़ते हो ना, तो बस वही सारी वैसी ही चीजें है यहाँ पर सब। चलिए देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे अभी क्या होता है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनचेंज्ड न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। इसका सिंपल मीनिंग है, एकदम सिंपल मीनिंग। जो भी डीके हो रहा है ना, डीके मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज। चलो मान लो n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे कोई भी टाइम t पर, n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, तो कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उस पर रेडियो एक्टिविटी का रेट डिपेंड करता है। 100 न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो रेडियो एक्टिविटी का रेट ज्यादा होगा अगर 50 न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में। तो अगर कहीं पर 50 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कहीं पर 100 प्रेजेंट है या 200 प्रेजेंट है, तो 200 वाले में रेडियो एक्टिविटी का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन है उसके पास रेडियो एक्टिविटी के लिए। देन ये जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n को। n मतलब क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम, मतलब उस टाइम पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। और ये जो है ना, ये माइनस आएगा। माइनस क्यों, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विथ टाइम कम कम होते जा रहे हैं, या इसीलिए मैं यहाँ पे निगेटिव साइन लगा रहा हूं। तो ये माइनस dN/dt ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इंटू n, वेयर लैम्डा मतलब क्या होता है, लैम्डा मतलब आप बोल सकते हो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट, दोनों भी नाम करेक्ट है। इसको डीके कांस्टेंट
या इसे आप डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो। इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, ये dn और ये n को इधर लेके आ जाइए, माइनस उधर दे दीजिए लैम्बडा और ये बचेगा dt। तो कुछ नहीं, बस इसे मैंने रीअरेंज किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे n निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/n इंटू डी एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लैम्बडा इंटू डी टी। अच्छा, जो चीज़ें कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, लेकिन कांस्टेंट चीज़ें बाहर निकालने से पहले आपको लिमिट्स पुट करना पड़ेंगे। देखो, इनिशियल मान लो, इनिशियली n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे और कोई भी टाइम t पर n नंबर ऑफ न्यूक्लिया है, ये मैंने माना है। इनिशियल में n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लिया थे तो n नॉट तब टाइम 0 था, और यहाँ पर n नंबर ऑफ न्यूक्लिया है जब टाइम t है। चलो, उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि मैंने लिमिट्स कैसे ली है। अच्छा, तो चलो लिमिट्स कैसे लिए वो पता चल गया। तो यहाँ पे इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/n dn n नॉट टू n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt लिमिट्स 0 टू t। चलो, देन आगे बढ़ते हुए मैं अभी इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/n, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ln होता है, तो ये आएगा ln n, वेयर n का वैल्यू होता है n नॉट टू n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा वैसे ही रहेगा, t आएगा यहाँ पर और ये पे 0 टू t हो जाएगा। चलो, देन अपर लिमिट ln ऑफ n माइनस ln ऑफ n नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा इंटू t माइनस 0। तो यहाँ पे log m माइनस log n यूज कर सकते हो आप लोग। log m माइनस log n होता है log m/n। log m/n मतलब यहाँ पे आप रख सकते हो n डिवाइडेड बाय n नॉट, और राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं होगा, लैम्बडा t। मुझे ना ये n निकालना है, बहुत बेसिक सा मैथ्स लग रहा है। यहाँ पर n निकालना है मुझे, यहाँ पर ये ln को हटाना है। ln को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ बची हुई है ना उसे एक्सपोनेंशियल देना पड़ेगा, तभी मेरा इधर से ln हटेगा। तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस लैम्बडा t। तो n इज इक्वल्स टू n नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मिलेगा n इज इक्वल्स टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्बडा t। अभी यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पता है, और ये जो n आया है ये मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लिया है, नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट एट एनी टाइम t। कोई भी टाइम t पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट है। एक चीज़ होता है एक्टिविटी करके, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, बट अभी ये पढ़ रहे हैं तो बस, जिस न्यूक्लियस का एक्टिविटी ज़्यादा वो जल्दी से डिके होगा। तो एक्टिविटी एट एनी टाइम t भी हम लोग निकाल सकते हैं। इनिशियल एक्टिविटी का वैल्यू पता होना चाहिए, जिसे हम लोग a नॉट कहेंगे। सेम लिख रहा हूँ, n के जगह a नॉट e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t। ये हुआ आपका एक्टिविटी। आपको बस अगर कभी आए वर्ड एक्टिविटी तो ऐसे डरना नहीं है ये क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को। देन ये हुआ आपका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। देन अभी आगे आएगा हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब क्या पता है क्या? मान लो कि एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि पहले कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे? मैंने माना कि 20,000 नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे, ठीक है, जब t इक्वल्स टू 0 था। फिर अगर मैं 4 दिन बाद देख रहा हूँ, 4 दिन बाद मुझे पता चला कि ये 10,000 हो गए। ज़्यादा हो गए भाई, ज़्यादा नहीं होंगे। मुझे पता चला कि ये 4 दिन बाद 10,000 हो गए, ओके। देन और 3 बाद मुझे पता चला कि ये 10,000 से 5,000 हो गए। इसका मतलब क्या पता है? हाफ लाइफ मतलब क्या पता है? जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो आधे हो जाए तो हम लोग उसे कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड। मतलब 20,000 से 10,000 हो गए तो ये हुआ हाफ लाइफ पीरियड। 10,000 से 5,000 हो गए तो ये हुआ हाफ लाइफ पीरियड। ये फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, ये सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड, ओके। चलो, half life period of a radioactive substance is defined as the time in which the half substance is disintegrated। आधा सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा उसे हम लोग कहेंगे हाफ लाइफ टाइम। मान लो कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे? तो n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे, और ये n नॉट से आधे हो गए, मतलब n नॉट बाई 2 हो गए। तो इसे जो भी टाइम लगा उसे मैं उस टाइम को कहूंगा हाफ लाइफ टाइम, जिसे मैं t कैपिटल T और नीचे हाफ लिख के डिनोट करता हूं।
तो चलो n का फॉर्मूला था मेरे पास, एनी टाइम t पर n नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। हाफ लाइफ में कोई भी टाइम पर n नॉट बाई 2 हो जाएगा, ये n नॉट रहेगा, ई रेस टू माइनस लैम्डा टी हाफ आएगा। ओके, n नॉट से n नॉट कैंसिल, हाफ इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। सर अभी तो एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम दे रहा है टी हाफ निकालने में, पीछे क्या किया था मैंने, लास्ट वाले इसमें क्या किया था, लास्ट वाले इसमें ln प्रॉब्लम दे रहा था तो इधर एक्सपोनेंशियल लिया, अभी एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम दे रहा है तो ln ले लीजिए, बस बात खत्म हो जाएगा। ln अगर ले लिया ना दोनों साइड में, दोनों साइड में अगर आपने ln ले लिया तो दोनों साइड में ln लेने के बाद क्या कर सकते हो आप, इधर हो जाएगा ln ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू ई रेस टू नहीं आएगा अभी, माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ बच जाएगा। अच्छा यहाँ पे ln, इसे आप 2 इनवर्स भी लिख सकते हो, तो ये 2 इनवर्स ln log ऑफ m रेस टू n, ये आगे आ जाएगा, ये -1 ln ऑफ 2 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ln2 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू टी हाफ, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो टी हाफ मुझे मिल गया, ln2 कितना है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये हाफ लाइफ टाइम हुआ, हाफ लाइफ टाइम डिपेंड करता है डीके कांस्टेंट या उसे आप लोग कह सकते हो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पर, ये हाफ लाइफ हुआ। और एक लाइफ पीरियड होता है जिसे हम लोग कहते हैं एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ, तो क्वेश्चन आता है एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन निकालिएगा। हाँ, एवरेज लाइफ टाउ से डिनोट किया जाता है और ये होता है 1 बाय लैम्डा, एवरेज लाइफ बता रहा हूं मैं। मुझे बोलो टी हाफ कितना था मेरे भाई, टी हाफ था 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो 1 बाय लैम्डा की जगह मैं टाउ पुट कर दो तो मुझे टी हाफ का और इसका रिलेशन मिल गया ना, 0.693 इंटू टाउ, यही होता है रिलेशन। इसके लिए आपको पहले वाला फार्मूला भी लिखना पड़ेगा, बस यही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं। चलो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि क्लियर है सब लोगों को। अभी हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का, जो कि कुछ डेफिनेशन से सिंपल, आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा उस पॉइंट का, क्योंकि डेफिनेशंस ऑलमोस्ट है ना, इजी डेफिनेशन से 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है इसके आगे वाले पार्ट पर, अभी बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते हैं उस पर, ठीक है। चलो, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब क्या होता है, ये ऐसी एनर्जी है जो रिलीज होती है जब न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में ब्रेक हो या 2 न्यूक्लियस मिलकर एक न्यूक्लियस बन जाए, तो इसमें जो भी एनर्जी रहेगी ना उसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। देन व्हाइल द एनर्जी जनरेटेड इन केमिकल रिएक्शन इज ऑफ ऑर्डर फ्यू ईवी पर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस में जो भी एनर्जी जनरेट होती है वो ऑर्डर होती है फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, बट अमाउंट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो होती है वो फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी मिलती है ना उसे हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, यूटिलाइज प्लांट्स वगैरह में, प्लांट्स मतलब पौधों में नहीं भाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स वगैरह, वो सारी चीजों में हम लोग उसे यूज कर लेते हैं। फॉर द सेम वेट ऑफ फ्यूअल न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज इज अबाउट मिलियन टाइम्स रिलीज थ्रू द केमिकल रिएक्शन, इसमें केमिकल रिएक्शन से मिलियन टाइम्स एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शंस खतरनाक भी होते हैं। चलो देन अभी आता है न्यूक्लियर फिजन, ये देखो राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियर फिजन, तो क्या लिखना होता है, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूज मतलब क्या, एक होना, और फिजन मतलब ब्रेक होना। एक न्यूक्लियस, देखो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियस आफ्टर बम्बार्डमेंट ऑफ विथ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड किए जाए तो क्या होता है, हेवी न्यूक्लियस लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, ये उसका एक रिएक्शन है। एग्जाम्पल के लिए आपको ये, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। द एनर्जी रिलीज्ड इन फिजन फर्स्ट अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी
व्हेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। पहले काइनेटिक दिखता है, बाद में हीट हो जाता है। फ्यूजन एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन इज यूज्ड इन एटम बॉम्ब, बॉम्ब वगैरह जो ब्लास्ट होते हैं उसमें अनकंट्रोल्ड फ्यूजन यूज किया जाता है। ये यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर है, आपको यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज होता है, ये याद रखना है। देन न्यूक्लियर रिएक्टर इज एन ऑपरेटर और डिवाइस इन विच न्यूक्लियर फ्यूजन इज कैरिड आउट कंट्रोल्ड मैनर में। कंट्रोल्ड मैनर में अगर न्यूक्लियर फ्यूजन हो तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो ये पूरा उसका प्रोसेस था। इट इज बम्बार्डेड बाय द स्लो न्यूट्रॉन्स टू प्रोड्यूस यूरेनियम विच अंडरगोज फ्यूजन। चेन रिएक्शन देखो दिख रहा है यहाँ पर, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जो कभी स्टॉप नहीं होती है, कंटिन्यूअसली चल रहा होता है वो रिएक्शन। अ चेन रिएक्शन इज अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन्स whereby neutrons produced in each fission causes additional fissions। मतलब कंटिन्यूअस फ्यूजन चालू होता है। देखो यहाँ पे आपको एनिमेशन में दिखाया गया है, थोड़ा सा ट्राई किया है कि आपको समझ में आए। कंटिन्यूअस चालू रहता है, आगे जाएगा तो आगे के न्यूक्लियॉन्स को ब्रेक करने लगेगा, चलता रहेगा। इट इज कंट्रोल्ड बाय एब्सॉर्बिंग सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स इमिटेड इन द फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस में इमिट जो भी हुए उसे एब्सॉर्ब किया जाता है। देन आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई आर फ्यूज टू फॉर्म हीवियर न्यूक्लियाई। ये स्पीड से इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको ज्यादा, मतलब ये बहुत इजी वाला पॉइंट है लास्ट वाले। एक हेवी न्यूक्लियस बनता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस से। द न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस हैज स्मॉलर मास देन दैट ऑफ सम ऑफ फ्यूज्ड न्यूक्लियाई। ओके, द मास डिफेक्ट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और फ्यूजन प्रोसेस है ना, उसे बहुत हाई टेम्परेचर लगता है। दो अलग अलग एटम के न्यूक्लियस है ना, उनको एक करना है तो भाई ज्यादा एनर्जी लगेगा। ज्यादा एनर्जी लगेगा मतलब हाई टेम्परेचर लगेगा बहुत। और दिस रिएक्शंस आर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। जो ज्यादा टेम्परेचर पर होते हैं उसे आप लोग थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हो। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हमने बहुत कम समय में अच्छे से आपकी रिवीजन करवा दी है, वन शॉट रिवीजन एटम्स एंड न्यूक्लियर चैप्टर की। यहाँ पर ये खत्म हो चुका है चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा ये लेक्चर। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वन शॉट रिवीजन वाले बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोडेड है ऑलरेडी। और ये वीडियो, इसके अगले वाले चैप्टर्स का भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलो यार, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कुछ डाउट्स वगैरह होंगे, लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।